मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 396वीं कक्षा, छठे अध्याय का तृतीय पाद, पुंगवद्भाव प्रकरण। तो पुंगवद्भाव प्रकरण में हमने पुंगवद्भाव करने वाले जो सूत्र थे 3, उनको देखा। स्त्रियः पुंगवद्भाषित से लेकर के और त्यंगमानी नोष्ट्या। अब इन 3 सूत्रों के द्वारा जिस जिस विषय को लेकर के पुंगवद्भाव किया गया है, जो जो शर्त उन्होंने बताई है, उन सब का अपवाद यानी कि उनका निषेध करने वाले सूत्र आगे आ रहे हैं। तो पहला सूत्र है निषेध का, न कोपधाया। अब जो भी निषेध के सूत्र आ रहे हैं आगे, ये तीनों में घटेंगे, पिछले तीनों सूत्रों में। तो न अव्यपदम कोपधाया है षष्ठी एक वचनांतम। अब षष्ठी व्यक्ति है इसमें, तो स्पष्ट है कि जिसको पुंगवद्भाव कर रहे हैं वह शब्द कोपद होना चाहिए, परे रहने वाला नहीं, क्योंकि षष्ठी है यहाँ पर। तो ककार उपधा यस्याह, सा कोपधा तस्याह कोपधायाः। अब जहां पुंगवद्भाव किया गया है, जिस नियम को लेते हुए कि भाषित पुंस को होना चाहिए, वो सारी बातें यहां भी आएंगी। तो भाषित पुंस्काद अनुंग, अर्थात भाषित पुंस्काद अनुंग, क्योंकि वहां लुप्त षष्ठी थी ना, और तो उस प्रकार से करेंगे तो भाषित पुंस्काद अनुंग कोपधायाः स्त्रियः पुंगवद्भावो न भवति। अर्थात यदि कोई शब्द जो भाषित पुंस को आप ले रहे हो और उसमें ककार आ गया उपधा में, और वही बात ध्यान रखनी है कि ऊं प्रत्यय होना नहीं चाहिए। तो ककार यदि उपधा में आ गया है तो अब उसको पुंगवद्भाव नहीं होगा। तो प्राप्ति तीनों सूत्रों से अलग अलग विषय को लेकर के जैसा पीछे हुआ है उसी प्रकार से उदाहरण भी वैसे ही आएंगे। अब तो पहला प्रदान देंगे या निषेध करने वाला, वो देंगे पहले स्त्रियः पुंगवद्भाषित पुंस्कात् से जो प्राप्ति हो रही है। तो वो क्या है? पाचिका भार्यः, कारिका भार्यः, वृजिका भार्यः और मद्रिका भार्यः। ये 4 जो उदाहरण हो गए, ये तो हो गए स्त्रियः पुंगवद्भाषित सूत्र से जो पुंगवद्भाव प्राप्त हो रहा है। तो पाचिका भार्या यस्य, ऐसे ही सब में विग्रह कर लेंगे। तो ये जो शब्द हैं पाचिका, कारिका, वृजिका, मद्रिका, सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। प्रवृत्ति निमित्त इनका, शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वही उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ये शब्द पुल्लिंग में भी आते हैं। पाचक, कारक, और वृजिक, मद्रिक, ऐसे ही शब्द वहां भी आएंगे। ये तो वहां भी आएंगे, तो इसलिए अब ये भाषित पुंस हो गए, ऊं प्रत्यय इनके आगे है नहीं। तो अब उस सूत्र से तो पुनर्भाव प्राप्त हो ही जाएगा, फिर यहाँ हो रहा है, उसको इसने रोक दिया। अब ये यूं ही स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। ये पूरा शब्द तो पुल्लिंग को बोल रहा है, ये यस्य करके जो हमने विग्रह किया, पाचिका भार्या यस्य। अब दूसरा सूत्र ले लो। दूसरे सूत्र ने क्या कहा था कि तसला दिश्वा कृत्व सुचा, तसिल से लेकर के आगे जो ही प्रत्यय है कृत्व सुचता। तो उसमें एक उदाहरण ले लिया उन्होंने, मद्रिका कल्पा, कल्प प्रत्यय। ऐसे ही क्यंग मानी नोष्ठ, तो क्यंग के 2 उदाहरण ले लिए, मद्रिकायते वृजिकायते, शब्द वही हैं सारे। और मानिन शब्द उत्तर पद में रहते हुए, तो मद्रिका मानिनी, वृजिका मानिनी। बहुत सरल है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं पाचिका, कारिका, ये तो मूल प्रत्यांत हैं, और वृजिका और मद्रिका
तो यहाँ पर मद्र वृज्यो कन जो सूत्र है चौथे अध्याय में, वहां कन प्रत्यय करके फिर टाप करके, तो पुल्लिंग में तो बनेगा ये वृज, तो वृजक बनेगा, वृजिक, हाँ वृजिक, मद्र वृज्यो कन, और मद्रक, वृजिक और मद्रक ये पुल्लिंग में बनेंगे ये। तो प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण से पुंगोद्भाव की प्राप्ति थी, यहाँ निषेध हो गया। अब अगला सूत्र देखो, ये सब निषेध के हैं ये सूत्र, और ये हैं 5 सूत्र निषेध करने वाले। तो आगे है संज्ञा पूरण्योश्च। संज्ञा पूरण्यो षष्ठी द्विवचनांतम, यहाँ भी षष्ठी है। तो जिसके पुंगवत भाव की प्राप्ति हो रही है, जिसका निषेध यहाँ किया जा रहा है, उसी के लिए, उसी कारण से ये षष्ठी है। वही संज्ञावाचक या पूर्णी प्रत्यांत होना चाहिए। तो संज्ञायाः पूरण्याश्च भाषित पुंस्कादनु, अर्थात भाषित पुंस्कादनुमः स्त्रियाः पुंगवद्भावो न भवति। तो संज्ञा अर्थात नाम किसी का हो, जैसे दत्ता, गुप्ता, ये 2 नाम दिखाए इन्होंने यहाँ पर, और यहाँ नाम अर्थात संज्ञा होते हुए जो निष्ठा प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सूत्र भी अलग है जो कि संज्ञा में यहाँ प्रत्यय करता है। तीसरे अध्याय में था ना, तिच तौच संज्ञायाम, तो प्रत्यय यदि संज्ञा में करना है तो इस सूत्र से कर लेते हैं। अब वहां वो अर्थ नहीं है भूतकाल का जो निकालते हैं, भूते के अधिकार में जो निष्ठा सूत्र आता है, बनेंगे उससे भी वैसे ही दत्त, गुप्त आदि शब्द, लेकिन वहां संज्ञा अर्थ नहीं दिया जाएगा। तो संज्ञा में प्रत्यय करके और टाप कर लिया गया है। अब धातु का जो अर्थ घट रहा है, भाई देने का जो कार्य है, जो प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का, वो पुल्लिंग में भी घट जाएगा, दत्त बन जाएगा, वहां स्त्रीलिंग में दत्ता बन गया। संज्ञा होने पर भी कुछ तो धातु का अर्थ आना ही है, क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तो देखा ही जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अब ये संज्ञावाची होने के कारण से पुंगवद्भाव की प्राप्ति हो रही थी, स्त्रिया पुंगवद्भाषित पुंस्काद से, उसका निषेध कर दिया। आगे फिर वही फसलादिश्वा कृत्व सूचा, दत्ता पाशा, गुप्ता पाशा, ये पाशा प्रत्यय के उदाहरण है ये। फिर क्यंग मानिनोश्च का, दत्तायते, गुप्तायते, और मानिन का ले लिया, दत्ता मानिनी, गुप्ता मानिनी, सब एक जैसे उदाहरण में लेंगे। अब पूर्णी जो शब्द आ रहा है, अर्थात पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग के शब्द, पूर्णी जो सूत्र में है ना, स्त्रीलिंग के कारण से है पूर्णी। संज्ञा तो पूर्ण है ना, पूर्ण अर्थ में प्रत्यय होता है, तो वहां पर स्त्रीलिंग के कारण से पूर्णी बोला गया है। तो जैसे पंचमी, दशमी, ये जो शब्द हैं पूर्ण प्रत्यांत हैं ये। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा इनका, पंचम और दशम। अब ये भी भाषित पुंस्क है, पंचमी और दशमी, क्योंकि 5 संख्या पर होना, ये जो प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का, ये पुल्लिंग में भी घट जाएगा, स्त्रीलिंग में भी घट जाएगा। तो पंचमी भारिया यस्य, एक ही भारिया नहीं संभाल मिलती, यहाँ 5-5 हो रही है। और यहाँ भी नहीं रुके, दशमी भारिया, बताओ कहाँ तक पहुंच गए। शब्द व्याकरण बस शब्द पर ध्यान रखता है, अर्थ पर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं शब्द प्रधान। और निरुक्त क्या करता है, अर्थ प्रधान। वो थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि शब्द से फिर अर्थ पर ही तो पहुंचेंगे। ऐसे ही पंचमी पाशा, दशमी पाशा, ये उसका हो गया तसला दिश्वा कृत्व सूच, और त्यंग माननोष का पंचमी यते, दशमी यते, पंचमी माननी, दशमी माननी। तो इस तरह से कोपद होना, संज्ञावाची होना और पूर्ण प्रत्यांत होना, ये 3 प्रकार के शब्दों के पुंगवद्भाव का निषेध कर दिया। अब आगे देखो, वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे, वृद्धि निमित्तस्य षष्ठी एकवचनान्तं च व्यपदम तद्धितस्य षष्ठी एकवचनान्तं अरक्त विकारे सप्तम एकवचनान्तं।
वृद्धि निमित्तस्य और तद्धितस्य दोनों में षष्ठी है, तो विशेषण विशेष्य संबंध है इनका। तद्धित का विशेषण है वृद्धि निमित्त, लेकिन वृद्धि निमित्त का अर्थ खोलने के लिए हमें समास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तत्पुरुष कर देंगे तो और अर्थ निकलेगा, बहुब्रीहि करेंगे तो और अर्थ निकलेगा। तो बहुब्रीहि करके यहाँ करना है कि वृद्धेर निमित्तम यस्मिन, यानी ऐसा तद्धित, यस्मिन किसको कह रहा है? तद्धित को। ऐसा तद्धित प्रत्यय जिसमें वृद्धि का निमित्त हो। तो वृद्धि का निमित्त का तात्पर्य वृद्धि जिस निमित्त को लेकर के होती है, अर्थात ये तो होना, णित होना, ये वृद्धि के निमित्त अनुबंध होते हैं, तो उस तद्धित में ये अनुबंध होने चाहिए। ऐसा तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय है तो प्रत्यय में तदंत विधि होती है, तो हम तद्धित का अर्थ करेंगे तद्धितांत। बस उसी के पुंगव भाव का निषेध कर रहा है अब ये। यानी ऐसा शब्द लिया हमने जिसमें तद्धित प्रत्यय किया गया है और उस तद्धित प्रत्यय में वृद्धि का निमित्त भी था। अब उसका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका पुंगव भाव का निषेध होगा। अब रही बात की तद्धित प्रत्यय हम भिन्न भिन्न अर्थों में करते ही हैं, देखा है हमने चौथे पांचवें अध्याय में सब भरमार है अर्थों की। तो उन अर्थों में से दो अर्थों को हटा दिया गया है। रक्त अर्थ, तेन रक्तम रागात सूत्र है ना, और विकार, तस्य विकार आदि जो अर्थ हैं, इन अर्थों में यदि आप तद्धित लाओगे, भले ही उनमें वृद्धि का निमित्त विद्यमान हो, तो वहां पुंगव को नहीं रोका जाएगा, वहां हो जाएगा। तो अरक्त विकारी। अब पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि रक्त अरक्ते अविकारे च अर्थे यो विहितः वृद्धि निमित्तस् तद्धितः। रक्त और विकार अर्थ से भिन्न अर्थों में जो प्रत्यय तद्धित किया गया है, जिसमें कि वृद्धि का निमित्त है, तदंतस्य स्त्री शब्द से पुंबद्ध न भवति। स्त्री शब्द से कहां से ले लिया? क्योंकि स्त्रिया का अधिकार आ ही रहा है पीछे से। अब पीछे के तीनों सूत्रों में घटाएंगे हम इसको, जो पुंगोद्भाव करने वाले हैं। तो पहले स्त्रिया पुंगोद्भाषित सूत्र पर पहुंचे, तो श्रौघनी भार्या यस्या यस्य। अब यहाँ श्रौघनी शब्द पर ध्यान देना है कि श्रुघ्न शब्द से बनाया हमने, ये पहले बनाया श्रौघ्न, फिर स्त्रीलिंग है इसलिए श्रौघनी। तो श्रुघ्न शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? श्रुघ्न में रहना, बस। वो पुल्लिंग में भी घट जाएगा, स्त्रीलिंग में भी घट जाएगा। और तद्धित प्रत्यय जब किया इससे, तो तत्र भवः भवार्थ में तद्धित प्रत्यय हो गया अण प्रत्यय। अण प्रत्यय में णकार लगा हुआ है, ये वृद्धि का निमित्त भी है उसमें। तो श्रौघनी शब्द अण प्रत्यांत अर्थात तद्धित प्रत्यांत जिसमें वृद्धि का निमित्त है, ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द है ये, और रक्त या विकार अर्थ में हुआ नहीं है। अब यहाँ पर जो पुंगोद्भाव की प्राप्ति हो रही है उसको रोक दिया, तो स्त्रीलिंग का ही बोलना पड़ेगा हमें, नहीं तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? श्रौघ्न भार्या। हाँ, श्रुघ्न मत कर देना, क्योंकि वृद्धि तो अण के कारण से हुई है ना, केवल नीप हटेगा बस, ढाणे से जो हुआ है। तो श्रौघ्न भार्य न कह करके श्रौघ्नी भार्य, ऐसे ही माथुरी भार्य। पाशा प्रत्यय तसला दिश्वा का युधान बनेगा, श्रौघ्नी पाशा, माथुरी पाशा। फिर क्यंगमानोष्ट का श्रौघ्नीयते माथुरीयते, श्रौघ्नी मानिनी माथुरी मानिनी। और लिया विषय आगे, स्वांगात चेतः। स्वांगात पंचम एक कुशनांतम च विपदम ईतः षष्ठी कुशनांतम। अब यहाँ स्वांगात में पंचमी है, ईतः में षष्ठी है। तो ईतः में जो षष्ठी है, इसी को ये स्वांगात शब्द बोल रहा है कि ईकारांत जो शब्द आप लोगे, है ना, वो स्वांग वाची से उत्तर आना चाहिए। ई जो ई आएगा, ईकार, वो स्वांगवाची शब्द से किया गया हो, ऐसे शब्द का पुंगव भाव का निषेध किया जा रहा है।
तो स्वांगाद उत्तरः य ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः पुंवद् न भवति। अब तीनों सूत्रों के साथ में घटाएंगे इसको। जैसे दीर्घ केशी शब्द बनाया, पुल्लिंग बनेगा दीर्घ केश। तो प्रवृत्ति निमित्त क्या है? बालों का लंबा होना। वो पुरुष में भी घट जाएगा, स्त्री में भी घट जाएगा। तो इस तरह से दीर्घ केशी भार्या यस्य तो यहां पर भी पुंवद भाव की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये दीर्घ केश शब्द स्वांगवाची है और उसके अंत में ई आ रहा है। ये जो स्त्रीलिंग में बनाया गया है, इसको स्वांगा चोप सृजनात् असंयो गोपधात, इससे ङीश प्रत्यय यहाँ पर हुआ है स्त्रीलिंग में। तो होना चाहिए था दीर्घ केश भार्य, वो न होकर के दीर्घ केशी भार्य। दीर्घ केशी पाशा, ये पाशा प्रत्यय का हो गया। श्लक्षण केशी पाशा, चिकने बाल हैं जिसके। और दीर्घ केशीयते श्लक्षण केशीयते, ये क्यंग माननोष्य से जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोका गया। क्यंग में यदि हम बनाएंगे तो पुल्लिंग होता तो क्या बन जाता फिर? क्योंकि हम जब ङीश को हटाएंगे तो शब्द अकारांत रहेगा, तो दीर्घ केशायते बनता फिर तो, क्योंकि अक्षर सारा तो केवल दीर्घा भी लगेगा फिर। यहाँ इन्होंने मानिनी का नहीं दिया है उदाहरण, तो वो भी ले सकते हैं, दीर्घ केशी मानिनी श्लक्षण केशी मानिनी, वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें काशिका में जो सूत्र आया हुआ है ये, तो वहां दिया है इन्होंने स्वांगा चेतो अमानिनी, इसलिए इन्होंने नहीं दिया है मानिन का उदाहरण। इनकी मानिन शब्द परे रहते ये सूत्र निषेध नहीं कर रहा है। स्वांगा चेतः अमानिनी। अब यहाँ इन्होंने ये बताया नहीं कि मानिन का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे। तो यदि हम सूत्र में ही ये अंश जोड़ लेते हैं अमानिनी, तो निषेध हो ही गया, और नहीं जोड़ते हैं तो फिर किसी वार्तिक की रचना करनी होती। अब क्योंकि काशिकाकार ने सूत्र में ही ले लिया है तो वार्तिक नहीं दिखाया उन्होंने। महाभाष्य में फिर अलग से वाक्य दिखाया जाएगा इसका, वार्तिक के रूप में निषेध करने के लिए कि मानिन में नहीं करना है, इसलिए केवल क्यंग का ही उदाहरण दिया गया है। अच्छा जी, मूल में ऐसा नहीं है तो काशिकाकार परिवर्तन किए क्या सूत्रों को? देखो ये तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। अष्टाध्यायी के भी ना, देखो ना, एक लघु पाठ वृद्ध पाठ ये भी मिलते हैं, और रेवली से एक छपी भी है अष्टाध्यायी, अगर तुम लोगों के पास किसी को हो तो, जिसमें कि बहुत सारे पाठ भेद उसमें दिखाए गए हैं। है किसी के पास? नहीं है उपलब्ध तुम्हारे? नहीं है, मेरे पास है वो। तो उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाठ जहाँ अंतर आया हुआ है वो सब दिए हुए हैं उसमें, और उसमें सूत्रों की सूची भी है साथ में। सूची होती है ना कारादिक्रम से। अष्टाध्यायी हम जो मूल देखते हैं तो सूची तो नहीं है ना किसी में भी, उसमें सूची भी बनाई गई है और पाठ भेद भी दिखाए गए हैं। ये पाठ भेद उपलब्ध होते थे पहले। ये तो बाद में फिर निश्चय करके महाभाष्य के अनुसार, क्योंकि महाभाष्य यदि योग विभाग कर रहा है किसी सूत्र का, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि पाणिनि की दृष्टि से वो एक सूत्र माना जाएगा, नहीं तो योग विभाग करने की क्या आवश्यकता हुई। तो उन महाभाष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके मंतव्य को सामने रखते हुए एक संस्करण ये फिर बनाया गया, जो कि बालगढ़ से छपा हुआ है ये। लेकिन काशिकाकार थोड़ी बालगढ़, उस समय कहाँ बालगढ़ रखा था, वो तो जैसा उसके सामने उपलब्ध था उसने व्याख्या की है अपनी। उस समय मीमांसक जी भी नहीं थे वामन जयादित्य के समय में, नहीं तो टक्कर होती फिर सीधी इनमें आपस में ही। वो छोड़ते ही नहीं, मीमांसक जी खंडन करते फिर वामन जयादित्य का, फिर वो उत्तर देते वामन जयादित्य, यही चलता रहता। एक सूत्र और लिया इन्होंने आगे, जातेश्च, जाते हैं षष्ठे क्वचनांतम चाव्यपदम। तो जाति तो ठीक है, जातिवाचक शब्द लेते ही हैं हम इससे, पीछे भी कई बार ऐसा आ चुका है सूत्रों में जाति शब्द।
तो जातेश्च स्त्रियाः पुंवद् न भवति। अब यहाँ भी पिछले तीनों सूत्रों के आधार पर जो प्राप्ति है वैसा ही निषेध दिखाएंगे। तो जैसे कठी शब्द है, कठ शब्द से जो बनाया गया है, ऐसे ही बहुवृच शब्द से बहुवृच अकारांत, बहु का और रिच का जब समास करेंगे बहवः ऋचः। अब यस्य या यस्याः जैसे भी बोला जाएगा, या यस्मिन या यस्याम, तो वहां पर बहुवृच ये अकारांत जो बनेगा ना, ये समासांत प्रत्यय करके बनेगा। फिर ऋक् पूरब्धुः पथामा नक्षे, उसमें आ गया ना ऋक् शब्द, तो उसे आकार प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो रीच बहुरीच, अब स्त्रीलिंग में करना है तो उसी का दिया है इन्होंने, बहुरिचि। तो स्त्रीलिंग में जो कठ का कठी और बहुरिच का बहुरिचि, तो यहाँ पर नीश प्रत्यय करने के लिए वही सूत्र है, जाते रस्त्री विषयाद अयोपधा। तो इस तरह से प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण से पूर्व सूत्रों से पुनरुद्धाव की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया। तो कठी भार्य है, बहुरिचि भार्य है, पाशा प्रत्यय करके कठी पाशा बहुरिचि पाशा, और क्यंग का दे दिया है कठीयते बहुरिचीयते। और यहाँ पर भी वही है कि मान्य, क्योंकि काशिकाकार ने जब अमाननीय सूत्र में जोड़ा है तो उसी की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए यहाँ भी रोक दिया गया उसको। तो मानन का उदाहरण यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जो 5 सूत्र हैं ये पिछले 3 सूत्रों के अपवाद हैं। अब यहाँ पर जो सूत्र आगे आ रहा है ये, और ये भी पुंगमत भाव कर रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ जाएगा कि ये 2 बार पुंगमत भाव का प्रकरण क्यों है? भाई पीछे आ तो गया, पुंगमत भाव के 3 सूत्र आ गए, क्या वो कम है? अपने में बहुत है, और सभी प्रकार के शब्दों को ले सकते हैं पुंगमत भाव करने के लिए वो, और फिर भी आप ये आगे और बढ़ा रहे हैं विषय को। अब तो हुआ क्या था कि 3 सूत्रों ने जिन जिन शर्तों को लेकर के पुंगमत भाव किया था, उन्हीं उन्हीं शर्तों को सामने रखते हुए आगे के 5 सूत्रों ने निषेध किया। अब आगे के 5 सूत्रों ने जिन जिन शर्तों को लेकर के निषेध किया है, उन्हीं शर्तों को सामने रखते हुए ये सूत्र पुंगमत भाव कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य 5 सूत्र 3 सूत्रों के अपवाद, और ये सूत्र 5 सूत्रों का अपवाद। हो गया स्पष्ट? अब होता क्या है कि ये जानकारी न होने के कारण से प्रायः छात्र क्या कर बैठते हैं कि कहीं पर पुंगमत भाव करना हो, जैसे हम स्त्रियाः पुंगमत भाषित का उदाहरण ही ले लो, क्या है उसका उदाहरण? दर्शनीय, दर्शनीय भार्य। अच्छा, अब यहाँ पर विग्रह करके देख लिया हमने कि दर्शनीया भार्या यस्य। पूछा किसी से, भाई कैसे हुआ पुंगमत भाव? कि उसमें क्या है, ये तो समानाधिकरण है यहाँ पर, है ना, कर्मधारय समास है, दर्शनीया भार्या समानाधिकरण है कि नहीं है? समान अधिकरण का बताइए, कर्मधारय नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अधिकरण तो दोनों का एक है ना। तो पुंवत कर्मधारय जातीय देशेषु कर्मधारय समझ बैठते हैं उसको, समास तो कर्मधारय नहीं है ना। तो केस से हो गया पुंवत भाव। अरे ये जो सूत्र है पुंवत भाव करने वाला, ये तो 5 सूत्रों से जो निषेध हुआ है उसमें दोबारा प्राप्ति दिखाने के लिए है, क्योंकि इनकी अतिव्याप्ति हो रही है इन 5 सूत्रों की, निषेध को ज्यादा ही होने लगा। कहीं रोकना भी है उसको, इन्हीं प्राप्ति करनी है पुंवत भाव की, तब ये सूत्र बनाया। तो ये इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है पुंगवत भाव प्रकरण में, ठीक है ना, ये अंतिम सूत्र है। आगे पुंगवत भाव का कार्य पूरा हो जाएगा। तो पुंगवत अव्ययपदम कर्मधारय जातीय देशीयेषु, सप्तमी बहुवचना। तो कर्मधारय तो हो गया समास, जातीयर और देशीयर ये प्रत्यय साथ में लिए गए, क्योंकि यहाँ जो अधिकार चल रहा है वो है उत्तर पदे का। तो उत्तर पदे का अधिकार कर्मधारय समास में तो लग जाएगा, क्योंकि एक शब्द आगे आएगा तो उत्तर पद हो गया। लेकिन जातीय और देशीय तो पद नहीं है, इनको अलग से बोलना पड़ा है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, पीछे जो सूत्र आए थे, तो वहां पर भी जैसे क्यंग मानी नोष्टम में क्यंग प्रत्यय, वहां उत्तर पद का संबंध नहीं जोड़ेंगे।
और उसके पहले वाला सूत्र कसलादिश्वा कृत्व सोचा, वहां तो उत्तर पद का बिल्कुल ही, है ना, स्वयं ही इन्होंने निषेध किया है कि वहां आना ही नहीं है, क्योंकि क्यंग माननो उसमें कसलादिश्वा सारे प्रत्यय ही तो है वो, लेकिन क्यंग माननोष्ट में दोनों बातें थी, उसमें उत्तर पद भी था मानिन और प्रत्यय भी था क्यंग। तो वहां एक शब्द के साथ में लगेगा उत्तर पद का संबंध, एक के साथ में नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि कर्मधारय के साथ में तो उत्तर पद का संबंध जुड़ जाएगा, लेकिन जातीय और देशीय के साथ में नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि कर्मधारय समास से जातीय देशीय इत्येतयोश्च प्रत्ययो परतः भाषित पुंस्कादनो स्त्रियाः पुंवद् भवन्ति। अब स्पष्ट इन्होंने बता दिया कि प्रतिषेधार्थो अयम आरंभ, क्योंकि प्रश्न उठ गया ना कि ये तो इसकी आवश्यकता ही क्या है करने की, हम उन्हीं 3 सूत्रों से कर लेंगे। तो उन 3 सूत्रों से कैसे कर लेंगे, क्योंकि आगे के 5 सूत्र रोक भी तो रहे हैं और वही उदाहरण आएंगे। ध्यान यहाँ देखो, अब देखो पहला ही देखो, पाचक वृंदारिका, और क्या लिखा था हमने, न को उपधाय का उदाहरण क्या था, देखो दोबारा, पाचिका भारिया, है नहीं है, तो पाचिका भारिया यस्य, ऐसा ही विग्रह यहाँ करो, पाचिका वृंदारिका यस्य, है चमकत्व नहीं है, कोपद यहाँ भी है, कोपद वहां भी है, तो न को बधाया कैसे होने देता है यहाँ पर पुंगव भाव, वो तो रोक दिया था उसने। तो अब इसने कहा कि यदि आपने कर्मधारय समास किया है, देखो वहां समास क्या किया था हमने, पाचिका भारिया, अरे हाँ यहाँ मैंने गलत बोल दिया अभी, पाचिका च असौ वृंदारिका, ये यस्य नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वहां हमने समास किया बहुव्रीहि पाचिका भारिया यस्य, यहाँ समास किया पाचिका च असौ वृंदारिका। अब यहाँ पर स्त्रियाः पुंगव भाषित सूत्र, समास का तो उसने कुछ कहा नहीं था कि कैसा समास हो जहां मैं पुंगव भाव करूंगा, कहा है उसने कुछ भी, वहां चाहे बहुरी करो चाहे कर्मधारय करो कुछ भी करो। और निषेध करने वाले सूत्रों ने भी समास का नाम नहीं लिया है कहीं, तो न को बताया है, बहुरी में भी करेगा निषेध, कर्मधारय में भी करेगा निषेध। अब इसने कर्मधारय में यहाँ दोबारा प्राप्ति दिखाई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, इस शब्द का अर्थ है क्या, पाचक वृंदारिका का, वही वृंदारिका, वही पाचक। हम्म, ये तो पूज्यमान अर्थ में आते हैं ना शब्द, ये वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्यमान, अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य पाचिका, बस यही है तात्पर्य, यानी अच्छी पाचिका है कोई, यहाँ भारिया वारिया मत करना है कुछ भी, वो नहीं है, पाचिका च असौ वृंदारिका। तो इस तरह से न को बधाया से जो निषेध हुआ था पुनः प्राप्ति हो गई, पुंगोद्भाव हो गया, पुंगोद्भाव हो गया तो पाचिका को हुआ है, वृंदारिका को नहीं, पाचिका का पुंगोद्भाव पाचक। ऐसे ही अब जातीय में करेंगे यहाँ, अब यहाँ क्या कर्मधारय करेंगे, कर्मधारय का तो हो गया उदाहरण, हमें 3 देने हैं ना प्रत्येक सूत्र के साथ में, एक कर्मधारय का उदाहरण, एक जातीय का, एक देशीय का। तो जातीय प्रत्यय सीधा पाचिका शब्द से हुआ है, अब यहाँ कोई समास नहीं करना है हमें, समास तो हम पदों में करते हैं ना, ये पद नहीं है, पहला पद है आगे प्रत्यय है, तो पाचिका से जातीय प्रत्यय हुआ, प्रकार वचने जातीय, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, यानी ये महिला कैसी है, जैसे पाचिकाएं होती हैं, प्रकार वचन है ना, पाचिका के प्रकार वाली, पाचिका जैसी, प्रकार अर्थ लेते हैं ना जैसा अर्थ में। तो पाचिका का पाचक बन गया यहाँ पर, और स्त्रीत्व कहाँ से प्रकट हो रहा है, वो जातीय से जो टाप हुआ है उससे हो तो रहा है, उससे पता लग रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग का शब्द है ये। ऐसे ही देशीय, देशीय का इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पूरी पूरी पाचिका नहीं है अभी, ईषद असमाप्ति है, ठीक है ना, कुछ कमी रह गई है अभी। तो पाचक देशीय। अब दूसरा सूत्र
संज्ञा पूर्ण न्योष्ट क्रम से आएंगे ना पांचों अलग अलग। तो वहां निषेध कहा गया था पुंगव भाव का। तो पहले संज्ञा का उदाहरण दत्त वृंदारिका, सब यही उदाहरण आएंगे ऐसे ही। अब दत्ता च असौ वृंदारिका, प्रशंसनीय दत्ता नाम की स्त्री, प्रशंसा के योग्य। दत्त जातीया, दत्ता जैसी, दत्ता के प्रकार वाली। और दत्त देशीया, पूरी पूरी दत्ता नहीं बनी है तो कैसी बनी है? तो मैंने कहा ना कि शब्द से मतलब है, अर्थ पे मत जाओ भी। ऐसे ही पूर्ण प्रत्यांत का लिया, जैसे पंचमी वृंदारिका, संख्या तो पांचवी है और प्रशंसनीय है, पूज्यमान है। तो पंचम वृंदारिका, पंचमी का पंचम हो गया, पंचम जातीय पंचम देशीय। अब अगला सूत्र वृद्धि निमित्त च, ये भी तो निषेध कर रहा था, क्योंकि अब तो हमें पांचों को लेना है। तो वहां पर श्रोघनी शब्द बनाया गया था। तो श्रोघनी वहां तो हमने किया था बहुव्रीहि समास, श्रोघनी भारिया यस्य। अब क्या करेंगे? श्रोघनी च असौ भारिया च, वही श्रोघनी है वही भारिया है। तो श्रौघ्न भारिया, श्रौघ्न जातीया, श्रौघ्न देशीया, स्वांगा चेतः। तो श्लक्षण मुख, तो शब्द क्या है? श्लक्षण, क्या बनेगा शब्द स्त्रीलिंग में? पीछे हमने क्या बनाया था स्वांगा चेतः में? स्वांगा चेतः में उदाहरण क्या था? वहां तो केश, हाँ केश का क्या था ना, दीर्घ केशी और श्लक्ष्ण केशी, इस प्रकार से यहाँ मुख ले लिया है। तो मुख में श्लक्ष्ण मुखी च असौ वृंदारिका, तो श्लक्ष्ण मुख हो गया। ऐसे ही श्लक्ष्ण मुख जातीय, श्लक्ष्ण मुख देशीय। जातेष्ट में वही कठ, कठी शब्द था वहां पर, कठी च असौ वृंदारिका, तो कठी का कठ बन गया, कठ वृंदारिका, कठ जातीय, कठ देशीय। ये हो गया सारा समाप्त पुंगव भाव। अब यहाँ पर पुंगव भाव जैसा ही, पुंगव भाव तो नहीं है, लेकिन पुंगव भाव में हम क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग के शब्द को पुल्लिंग का बनाते हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग के शब्द में थोड़ा सा कुछ ह्रास तो करना होगा। जैसे हम स्त्रीलिंग में ई लाते हैं तो दीर्घ ई होता है, इसने कहा नहीं कुछ तो कमी करो, भले ही आप पुल्लिंग नहीं बना रहे हो लेकिन उसको ह्रस्व स्वीकार कर दो, कुछ तो कमी कर दी। पूरा पूरा तो पुल्लिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ कमी कर दी उसमें, वो कार्य ये सूत्र करता है। इसलिए यहाँ पर भाषित पुंस्क की अनुवृत्ति समाप्त नहीं हुई है अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा भाग उसका अभी चल रहा है। लेकिन अगले सूत्र में कुछ भी नहीं रहेगा अब ये विषय, न भाषित पुंस्क रहेगा न और कुछ रहेगा, वहां पर और प्रकार के शब्द लेने हैं फिर। यद्यपि अगला सूत्र इसी का विकल्प है तो हम जोड़ भी सकते हैं इसको वैसे। तो यहाँ सूत्र है घरूप कल्प चेलट ब्रुवगोत्र मत हतेषु, सप्तमी बहुवचनांतम न्यः, षष्ठी वचनांतम अनेकाचः, षष्ठी वचनांतम ह्रस्व प्रथम वचनांतम। यहाँ भी देखो ऐसे ही है कि कुछ तो है प्रत्यय और कुछ है उत्तर पद, अर्थात शब्द दिए गए हैं पूरे सूत्र में। जैसे घ क्या है? प्रत्यय। कल्प क्या है? प्रत्यय। और भी कोई है? हाँ रूप, रूप भी तो है, घ रूप कल्प, ये तीन तो है प्रत्यय। और चेलट ब्रुव गोत्र मत हत, ये क्या है? उत्तर पद यानी कि शब्द है ये। तो उत्तर पदे का जो अधिकार चल रहा है वो इन जो पद हैं उनके साथ में घटाएंगे और बाकी प्रत्यय हैं। तो इनमें समय है सप्तमी, अर्थात इस प्रकार के प्रत्यय परे रहते। जो भाषित पुंस्क शब्द आएगा, तो भाषित पुंस्क जो पीछे लिया गया था वहां केवल ये कहा गया था कि ऊंग प्रत्यय उसके आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए उसका निर्देश ही कर दिया है सीधा। वहां ये कहा गया था कि ऊंग नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है मीप मीश मीन टाप डाप चाप, ये तो ला सकते हैं सारे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि सारे नहीं लेने हैं, केवल न्यंत लेना है। तो केवल न्यंत लेना है तो फिर अनून की अनुवृत्ति लाना आवश्यक है क्या अब यहाँ पर? नहीं, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, क्योंकि सीधा कौन सा प्रत्यय है बोल दिया गया है। तो केवल अनुवृत्ति आएगी भाषित पुंस्कार, जबकि वो एक समस्त शब्द है, भाषित पुंस्कार धर्म। लेकिन एक टुकड़ा उसका ले लेते हैं, एक देश आ जाता है कभी कभी। तो अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा, एक तो इसमें अनेकाचह भी विशेषण ध्यान में रखना है कि न एक अनेक अनेक अच यस्मिन, जिसमें एक से अधिक अच हो, ये भी ध्यान रखना है। तो भाषित पुंस्कार परह यो ङी प्रत्यय तदंतस्य, क्योंकि प्रत्यय है तो तदंत विधि हो ही जानी है। तदंतस्य अनेकाचह ह्रस्व भवति, ह्रस्व मात्र करेगा ये। शर्त इसकी क्या है कि घ रूप कल्प चेलड़ ब्रुव गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः। अब इत्येतेषु उत्तर पदेषु नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुछ पद हैं इसमें, कुछ प्रत्यय हैं। तो इत्येतेषु परतः कह दिया। इसमें एक शब्द है ब्रुव। तो ब्रुव में थोड़ा विचार करना होता है कि ये बनाएंगे कैसे हम इसको, क्योंकि अच प्रत्यांत है ये। अर्थ इसका जो होता है ना बोलने वाला, बस ये अर्थ लेना है। तो बोलने वाला में हम यही तो कहेंगे कि ब्रवीति इति। अब जब अच करेंगे तो फिर गुण अवादेश तो क्या बनना चाहिए? ब्रवह। लेकिन एक सूत्र और बैठा है कि आप यदि आर्धातु प्रत्यय लाओगे तो फिर आप ब्रू नहीं बोलेंगे, आप वच बोलेंगे, फिर ब्रुव वची ही। तो ब्रवीति इति, बोलो आगे, वचह, यही तो बनेगा। अब यहाँ क्या करें, कोई समाधान तो है नहीं। तो का समाधान यही है कि आचार्य स्वयं समाधान है पाणिनि, वो बोल रहे हैं तो शंका किस बात की। तो सीधा कहेंगे निपातन से ही ब्रुव शब्द अच प्रत्यांत होता हुआ भी वच आदेश भी नहीं किया गया और गुण भी नहीं किया गया। चलो मान लिया हमने वच नहीं किया तो कम से कम प्रवाह तो बना लेते, गुण और अवादेश करके, वो भी नहीं, गुण भी नहीं हुआ। तो उवंग हो चुका है, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो ब्रुवः ये इस तरह से है ये। अब देखो उदाहरणों में, जैसे ब्राह्मणी दीर्घिकारांत शब्द है, और दो ब्राह्मणियों में से एक को छांटा, वो अधिक थोड़ा अतिशायन अर्थ तो लेना ही पड़ेगा हमें, तरप तमप ला रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है थोड़ी। तो ब्राह्मणी तर, टाप करके ब्राह्मणी तरा। अब यहाँ पर पिछले किसी सूत्र से भी पुनर्भाव की प्राप्ति नहीं है, ध्यान रखना। ये तो एक अलग सूत्र बन रहा है ना अब ये केवल ह्रस्व करेगा उसको और कुछ भी नहीं करेगा। और कुछ प्राप्त भी नहीं है जिसको रोकेगा, ये कुछ भी प्राप्त नहीं है। ये सूत्र न बनेगा, नहीं होता तो सीधा प्रयोग करना पड़ता है हमें ब्राह्मणी तरा। इसने कर दिया ह्रस्व मात्र बस। तो ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तम। ऐसे ही रूप प्रत्यय करके भी किसी सूत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो ब्राह्मणी रूपा। या फिर हम इसको अगर उधर ले लें, उससे हो सकती है प्राप्ति। तसलादिश्वा कृत्व सुचः, इसमें रूपक आ गया है क्या? नहीं। प्रशंसायाम रूपक, प्रशंसायाम रूपक, इसकी संख्या देखना जरा कहाँ पर है। प्रशंसायाम रूपक ईशद समाप्त कल्पक देश देशीय रहा, ये इसके ऊपर वाला हो गया। उसी में आ रहा है शायद ये है। पंचम्यास तसल से लेकर के संख्या है क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व तक जो प्रत्यय आ रहे हैं।
5 3 67। जी आचार्य, इसी में है। हम्म। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि तस्ला विश्वकृत्व सूचः से यहाँ पुंगव भाव ब्राह्मणी का ब्राह्मण प्राप्त हो रहा था, है ना। तो इस तरह से इसने जो ह्रस्व किया है, तो एक तरह से उसका अपवाद भी बन सकता है, ये अपवाद होते हुए ह्रस्वत्व का विधान है। तो इस तरह से ये घ, रूप, कल्प, ये तीन तो हो गए प्रत्यय के उदाहरण। इन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पर उससे पूर्ण भाव की प्राप्ति थी, चलो कोई आवश्यक नहीं है दिखाना, ये तो अलग कार्य कर ही दिया इसने। अब लिया इन्होंने कल्प शब्द को, नहीं कल्प तो हो गया, ये चेलट। तो चेलट जो शब्द है ना, ये मूल तो शब्द चेल है, लेकिन चेलट ये जो टकार साथ में लगाया गया है, तो ये केवल टिड्ढाने से नीप नीप करने के लिए लगाया गया है ये। और ये जो शब्द है, जैसे ब्रुव शब्द है, चेलट शब्द है, तो ब्रुव तो ठीक है, हच प्रत्यांत हो गया, और चेलट में टकार माना गया है, गण में ऐसा ही पड़ा हुआ है ये। तो वहां पर ब्राह्मणी चेली, अब इसका अर्थ क्या बनेगा? तो इसका अर्थ अब ये है कि चेल धातु तो वैसे कोई है नहीं, तो कोशकारों ने भी कोई ज्यादा इसके अर्थ को नहीं खोला है। कहीं प्रयोग दिखाई दे तो ध्यान देखना, इसका कहीं अर्थ मिलता हो तो। और ब्राह्मणी ब्रुवा का तो हो जाएगा, जो अपने को ब्राह्मणी बोल रही है, ठीक है ना। ब्राह्मणी जो अपने को बोल रही है, तो ब्राह्मणी ब्रुवा तो बन जाएगा स्त्रीलिंग में, ब्राह्मणी ब्रुवा। तो वहां ह्रस्व करके हो गया ब्राह्मणी ब्रुवा। ऐसे ही गोत्र शब्द के साथ में, अच्छा जी, चेल्र धातु है, चेल्र। वो उसमें आता है केलरी खेलरी चेलरी, उस धातु से। वेल्र चेल्र केल्र खेल्र श्वेल्र वेल्ल चलन है। चलन अर्थ में आ रहा है। तो चलन अर्थ में गति हो, अर्थ हो गया गति के, तो ज्ञान गमन प्राप्ति आदि ऐसे अर्थ लेते हुए, तो वही है कि कहीं किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो अधिक स्पष्टता से अर्थ का पता लग सकता है। कोश कैसे कोश होते हैं आचार्य जी, ऐसे लौकिक उदाहरणों को देखने कोश के में लिए? अगर देखना होता है तो प्राय करके एक तो हम उसका सहारा लेते हैं, शब्द कल्पद्रुम या वाचस्पत्यम, जो बड़े बड़े कोश है। अमर कोश में तो ज्यादा नहीं मिल पाता है, छोटा सा ही कोश है वो। तो शब्द कल्पद्रुम है या फिर वाचस्पत्यम है। एक इसका एप्लीकेशन भी आता है शब्द कल्पद्रुम का, प्ले स्टोर से देख लेना, तो उसमें सरलता से मिल जाते हैं शब्द। एक हलायुध कोश भी है, लेकिन वो भी इतना विशाल नहीं है, लेकिन है प्रामाणिक वो भी हलायुध कोश। और इनका जो है वामन शिवराम आप्टे का, है ना, संस्कृत हिंदी शब्दकोश करके शायद नाम है उसका, उनका भी मिलता है। तो ये हो गया। ऐसे ही ब्रुव शब्द के साथ में समास कर लेंगे, समास क्या बल्कि हाँ समास ही करना होगा। ब्रुवती इति ब्रुवः, ब्रवीति इति ब्रुवः, ये तो अलग बन गया। लेकिन यहाँ भी फिर हमें उपपद समास ही करना पड़ेगा। और गोत्र शब्द के साथ में तो षष्ठी समास कर सकते हैं, ब्राह्मणी के गोत्र की, तो ब्राह्मणी गोत्रा। और मत है, मत शब्द मन धातु से बना करके अलग से फिर उसको जोड़ेंगे तो ब्राह्मणी मता, और हत शब्द का ब्राह्मणी हता। अजय जी, इसमें कुत्सितानि कुत्स नहीं से समास क्यों? इसमें इसमें चेलर जो ये इन्होंने अपने प्रकार से दिया तो है अर्थ थोड़ा सा, क्योंकि काशिकाकार ने भी इनको निंदावाची के रूप में लिया है। तो निंदावाची इसी रूप में है कि मान लो कोई अपने को ब्राह्मणी बोल रही है, तो प्रश्न उठेगा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या समाज को पता नहीं है कि ये ब्राह्मण परिवार की है या ब्राह्मणी है? उसके आचरण को व्यवहार को देखते हुए भाई कोई अपने गुण की व्याख्या या गुण की घोषणा कब करता है? दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा है कोई, और वो अपने को बता रहा है कि मैं ऐसा हूं,
तो एक निंदा के रूप में आ जाता है ये। एक वो मुहावरा सुना होगा, वो है तो उर्दू का ही मुहावरा, हिंदी में खूब चलता है कि अपने मुंह मियाँ मुट्ठू क्या है, ऐसी कुछ है, मियाँ मिट्ठू। कहने का तात्पर्य अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसको अच्छा मानेंगे समाज में? समाज ये कहता है कि आपकी प्रशंसा और लोग करें, आपको क्यों करनी पड़ रही है स्वयं? तो क्यों कहना पड़ रहा है उसको स्वयं कि मैं ब्राह्मणी हूं? तो ये निंदा के रूप में हो गया। क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणी गोत्र की हूं? समाज को पता हो जाना चाहिए, सब जानते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसलिए ये चेलट ब्रुव गोत्र उसी श्रेणी में चेलट को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर चेल का अर्थ क्या ले सकते हैं? तो वही है कि हम अगर चेलरी धातु को ले भी लें तो ज्ञान गमन प्राप्ति जैसे है, तो ज्ञान इनके ब्राह्मणी अपने को जना रही है या जान रही है या जैसे भी है, इस तरह से अर्थ ले सकते हैं। तो निंदा के अर्थ में ये हो गए। निंदा के अर्थ में होने के कारण से फिर कुछ तानी कुछ नहीं से, क्योंकि समास तो दिखाना पड़ेगा हमें कोई ना कोई साथ में, तो इससे समास कर दिया है इन्होंने यहाँ। और मत और हत के साथ में तो ये विशेषण विशेष मानते हुए तो विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर देंगे। तो इस सूत्र ने जो यहाँ पर नियंत शब्द लिए थे, क्योंकि ब्राह्मणी का ही उदाहरण आ रहा है सब में यहाँ पर, और ब्राह्मणी शब्द कैसा है? नियंत। तो नियंत में जो नियंत शब्द होते हैं तो उनकी नदी संज्ञा तो होती ही है, ठीक है ना? नियंत जो शब्द होते हैं नदी संज्ञक होते हैं कि नहीं होते हैं? वो नी की नदी संज्ञा होती ही है। तो ऐसे ही विषय को आगे लेता हुआ जो सूत्र है उसको देखो पहले, कि नद्याः शेषस्य अन्यतरस्य, नद्याः षष्ठे क्वचनान्तं शेषस्य षष्ठे क्वचनान्तं अन्यतरस्यां सप्तमे क्वचनान्तं। इसमें जो शेषस्य शब्द आ रहा है और शेष का अर्थ है बचा हुआ, तो बचा हुआ का अर्थ है कि पूर्व सूत्र ने जो बात कही थी उससे बचे हुए क्या कोई शब्द और हैं, हमें ये देखना है। तो देखो पूर्व सूत्र ने एक तो शर्त लगाई थी अनेकाचः, ठीक है ना? तो एकाच जो है वो शेष हो गए कि नहीं? अनेकाचः उसने कहा था तो एकाच तो रह गए। अच्छा, और उसने कहा था न्यंत, तो क्या नदी संज्ञा जिनकी होती है वो न्यंत ही होते हैं? और भी तो होते हैं नदी संज्ञा, तो यूस्त्र्याख्यो नदी से उकारांतों की भी होती है। तो अर्थात स्त्रीलिंग में जो शब्द हैं तो जो नदी संज्ञक तो हैं लेकिन न्यंत नहीं है, तो वो शेष हो गए, उनको ये ले लेगा, ठीक है ना? जैसे ब्रह्म बंधु आदि शब्द है तो एक अच वाले वो शेष हो गए, उकारांत वो शेष हो गए, उनको ये विकल्प से करेगा ह्रस्व। पूर्व सूत्र नित्य ही कर रहा था, और बाकी शर्त सब वही रहेंगी कि परे क्या होना चाहिए। तो घ रूप कल्प चेलड़ इत्यादि घादिषु परतः नद्याः शेषस्य विकल्पेन ह्रस्वो भवति। नदी संज्ञक तो हो लेकिन शेष हो पूर्व सूत्र से। तो पूर्व सूत्र से शेष में दो बातें निकल करके आई, एक अच वाले यहां ले लेंगे सब, और ऊंग प्रत्यांत ले लेंगे। टाप टाप चाप को ले नहीं सकते, क्योंकि वो ले आएंगे तो नदी संज्ञा उनकी होती नहीं। तो इसलिए पहले उकार कर दिया कि ब्रह्म बंधु तरा, तो ब्रह्म बंधु तरा ह्रस्व और दीर्घ दोनों का मिल गया। ऐसे ही वीर बंधु तरा है, एक आच में स्त्री शब्द को ले लिया, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था यहाँ पर, तो स्त्री तरा स्त्री तरा स्त्रीतमा स्त्रीतमा। अब इसमें एक विषय थोड़ा सा और रह गया था, वो फिर अगले सूत्र में लिया इन्होंने, उगितश्च। तो उगितः पंचमे क्वचनांतम चाद्यपदम उक इत यस्य। देखो सबसे पहले वाले सूत्र में तो अनेकाच नियंत लिए गए, दूसरे सूत्र में पूर्व सूत्र से बचे हुए शब्द ले लिए, नदी संज्ञक होने चाहिए,
ये थोड़ी सी बात उसमें बढ़ाई गई थी। और यहाँ पर लिया है नदी संज्ञा तो है, लेकिन नदी संज्ञा के साथ में उगित भी होना चाहिए, इतना थोड़ा बढ़ा दिया है इसने विषय को। नदी संज्ञा के साथ में वो उगित भी होना चाहिए, तो तब भी विकल्प से ह्रस्व होगा। तो यहाँ सूत्र का अर्थ बन जाएगा उगितः परा या नदी, क्योंकि उगितः में यहाँ पर आ रही है पंचमी, और पंचमी से तात्पर्य यहाँ पर कि जिस शब्द को हम ले रहे हैं तो शब्द पहले मूल रूप में उगित होना चाहिए, उसके बाद हम स्त्री प्रत्यय करें, फिर जिसकी नदी संज्ञा हो सके उसको ह्रस्व करेगा ये घ इत्यादि शब्दों के परे रहते। जैसे शब्द है श्रेयस, और श्रेयस में कौन सा प्रत्यय है? प्रशस्य के स्थान में श्रादेश कब होता है? अजादि प्रत्यय आते हैं, इष्ठन हो या ईयसुन हो। तो ईयसुन प्रत्यय ला करके हमने बनाया श्रेयस। अब ये शब्द उगित है या नहीं है? क्योंकि उकार है ना, ईयसुन, और इससे फिर उगित से नीप किया है यहाँ। तो अब ये जो नीप आया अर्थात नदी संज्ञक प्रत्यय जो आया, ये किससे उत्तर आया? उगित से उत्तर। तो उगित से उत्तर होने के कारण से इस सूत्र का विषय बना। अब यहाँ पर श्रेयसी को ह्रस्व जब कर लेंगे तो श्रेयसी तरा, दीर्घ रखेंगे तो श्रेयसी तरा। ऐसे ही एक शब्द है विद्वस, तो विद्वस में हम लट लकार लाते हैं पहले, फिर विदो लटोगा नहीं, उससे विदेह शतुर वसु, क्षत्रि प्रत्यय ला करके लट के स्थान पर क्षत्रि कर लिया और क्षत्रि के स्थान पर वसु कर लिया। अब ये वसु भी उगित है, तो विद्वस शब्द उगित, उसके आगे फिर नी आया नदी संज्ञक प्रत्यय उगित से, और सकार को शकार तो करने का सूत्र है ही वो, शासी वसी घसी नाम से। तो विदुषी को ह्रस्व हो गया विदुषी तरा अथवा विदुषी तरा। अच्छा जी, पूर्व सूत्र में अच्छा हाँ बुआ साफ पूर्व सूत्र से हो जाता है ना आचार्य जी, लेकिन अनेकाच के लिए है क्या है यह सूत्र? पूर्व सूत्र तो शेष ले रहा था, उसमें उगित वाले भी आ जाएंगे? ने उससे पहले के शेष ले लिए, तो ऊन ऊन प्रत्यांत आ गए उसमें, और एक अच वाले शब्द आ गए, ठीक है ना, जैसे स्त्री ले लिया और ब्रह्म बंधु ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में है शब्द श्रेयसी अथवा विदुषी। तो श्रेयसी या विदुषी जो शब्द हैं, यहाँ पर हम घरूप कल्प चेलड़ सूत्र को लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? देखो अनेकाच तो है ही, श्रेयसी या विदुषी अनेकाच है कि नहीं है? अच्छा, और न्यंत भी है, घा आदि परे हैं, तो उससे नित्य ह्रस्व की प्राप्ति होगी या नहीं? बोलो हाँ ना करोगे से ना। नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? कौन सी बात नहीं घट रही है? घरूप कल्प चेलट पूर्व गोत्र सूत्र की यहाँ पर कौन सी बात नहीं घट रही है? क्या ये न्यंत नहीं है? क्या ये अनेकाच नहीं है? तो फिर ह्रस्व हो रहा था उससे, कितना आ गया समझ में? उससे ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी नित्य, ये विकल्प से कर रहा है ना। लेकिन पूर्व में क्यों होना चाहिए? ये नहीं है ना, पूर्व में घ नहीं है ना, तरप तमप, ये सुन नहीं तरफ तरफ में तो आगे आएंगे, शब्द न्यंत ले लो ना पहले। शब्द न्यंत हो गया श्रेयसी विदुषी, ये दोनों न्यंत हो गए, अनेकाच भी हो गए, तो यहाँ नित्य प्राप्त हो रहा था ह्रस्व, पहली बात। अब रही बात की जो अगला सूत्र विकल्प कर रहा है नद्याः शेषस्य अन्य तरस्याम, क्या ये विकल्प से ह्रस्व नहीं कर सकता था? हाँ, ये प्रश्न लाना चाहिए था हमें। उगितश्च सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा? क्या नद्याः शेषस्यान्य तरस्याम
ये ह्रस्व नहीं कर सकता था यहाँ, तो ये नहीं कर सकता था, विकल्प से ह्रस्व ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्व सूत्र के बचे हुए को ले रहा था, और ये श्रेयसी विदुषी आ गए थे पूर्व सूत्र में, ये बचे हैं ही नहीं, ये शेष है ही नहीं, इसलिए फिर उगितस्य अलग से बनाना पड़ा विकल्प करने के लिए। क्योंकि उगितस्य यदि नहीं होता तो यहाँ पर घरूपकल्प सूत्र से नित्य ही ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी। तो इस तरह से यहाँ तक आकर के अब ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था स्त्रियाः पुंगवत भाषित सूत्र से चलता चलता, पुंगवत भी कर लिया हमने, स्त्री शब्दों को ह्रस्व भी कर लिया, अब ये सारी की सारी बात समाप्त हो चुकी है। अब न ही पुंगवत भाव का प्रकरण है, न ही स्त्री लिंग के शब्दों का कोई प्रकरण है। अब बिल्कुल अलग अलग प्रकरण आएंगे, कोई लंबा प्रकरण तो वैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के सूत्र आएंगे, अलग अलग कार्य करने वाले, लेकिन सभी सूत्र लेंगे उसी विषय को कि उत्तर पद में कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ